हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के पहले यूनिट पे। तो देखेंगे हम लोग क्लास 10th की जो लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 जिस पे चर्चा कर रहे थे। तो इसके चैप्टर 4 पे हम लोग थे और इसके चैप्टर 4 के भी हम पार्ट 3 पे आज चर्चा करेंगे। इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा हुआ है। हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं तो बता दें कि अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, प्री कम मेंस के हिसाब से वनडे एग्ज़ाम यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस आप देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस, यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, जीएस मेंस पेपर 2 के लिए। साथ ही आप सोशल इश्यूज आपके, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं। साथ ही आप सोशल जस्टिस भी यहीं से देखेंगे। जब सोशल जस्टिस आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, सोशल जस्टिस ई गवर्नेंस के थ्रू मिलेगा। आपको पता है ये चीज़, ठीक। तो ई गवर्नेंस का पार्ट आपको यहीं से मिलेगा। आप चीज़ों को समझ सकते हैं, एप्लीकेशन देख सकते हैं कि ये कि ई गवर्नेंस क्या है। बेसिकली आप समझते हैं कि ई गवर्नेंस सिर्फ क्या होगा, कि सिर्फ प्रशासन को ही समझते हैं। तो गवर्नेंस समझते हैं कि सरकार कैसे अपनी पॉलिसीज़ लागू करती है, कैसे पॉलिसीज़ में क्या है वेलफेयर स्टेट में लोगों को लाभ पहुंचाती है। ये भी ई गवर्नेंस का हिस्सा है। ई गवर्नेंस का हिस्सा है, ई लग जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो गया। आप तक पहुंचने के लिए जैसे क्या है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन होते हैं आजकल आपके पास, कि सरकार आपके खाते में पैसे भेजती है। तो देख सकते हैं ई गवर्नेंस है वो। तो इसी के संदर्भ में हम देखेंगे कि चैप्टर 4 में चर्चा कर रहे थे कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो हम देखेंगे इसके आज पार्ट 3 पे। तो चलिए हम यूनिट 2 की बात कर रहे हैं। इसमें जाति, धर्म और लैंगिक मसलों को आप देख सकते हैं। ये भारत की उद्देशिका है, आप इसे कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप प्रेयर करते थे कभी क्लास 10th, 9th, 11th, 12th में रहे होंगे तो क्या होगा, क्लास जो प्रेयर ग्राउंड में खड़े होकर आप क्या करते थे, प्रेयर करते थे। तो आप इसे भी कंठस्थ कर लें तो आपको हेल्पफुल करेगी आगे चल के। और आप जो भी बात कर रहे हैं आज क्या जाति, धर्म और लैंगिक मसले, तो आप देखेंगे क्या है, हम पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो इसी पंथ निरपेक्ष को लेकर आज हम धर्म निरपेक्षता पे बात करें, पंथ निरपेक्षता की बात करेंगे। एनसीईआरटी जो हम इसको बता चुके हैं, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और आप नेट दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, पीजीटी दे रहे हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी दे रहे हों, वहाँ भी आप देख सकते हैं इन वीडियोज़ को, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। देख रहे हैं कि जाति, धर्म और लैंगिक मसलों को अगर हम बात करें कि ये क्या होते हैं, तो जाति आपको बताया है कि अगर इसकी बात की थी हमने कि यूरोप के संदर्भ में देखेंगे तो एथनिसिटी की बात की थी। भारत के संदर्भ में कास्ट सिस्टम है। अन्य अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, ऐसी वर्ण व्यवस्था या ऐसी कास्ट सिस्टम मिलेगा। धर्म मिलेगा, लैंगिक मसले मिलेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें लाभ आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से। हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिकता की। तो देख सकते हैं कि सांप्रदायिकता अगर पूछा जाए आपसे क्या है, तो देखेंगे कि अपनी पूजा पाठ, उपासना विधियों, खान पान, रहन सहन और तौर तरीके। तो आपकी सभी चीज़ें शामिल हैं कि पूजा पाठ मतलब धर्म से जुड़ा हो गया, उपासना मतलब आप किसी चीज़ को क्या है रिलीजियस, आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं। विधियाँ जो आपकी खान पान हैं, जैसे आप कुछ खाते पीते हैं। रहन सहन मतलब आपकी भाषा, शैली, संस्कृति, पहनाव, तौर तरीके। जाति, नस्ल आदि की भिन्नताओं को भी हम धर्म के आधार पर मानना तथा उसकी मान्यता वाले धर्म को सर्वश्रेष्ठ और दूसरी मान्यता वाले धर्म को निकृष्ट समझना। मतलब ये सभी चीज़ें आप क्या हैं, आप इनको पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे दूसरे को, फिर उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करके फिर उसको आप क्या करें, निम्नतर घोषित करेंगे, जिसे हम कहेंगे निकृष्ट। ठीक है, इसे निकृष्ट कर सकते हैं कि आप उसे अपने धर्म से अपने से नीचे समझेंगे। तो यहीं से क्या है आपके मन में एक भेदभाव उपजेगा कह सकते हैं। और देखेंगे कि समझना उनके प्रति नफरत फिर पैदा करेंगे आप, फिर द्वेष भावना पालेंगे,
फैलाना शुरू करेंगे। तो इसी को भारत का देख सकते हैं कि कहते हैं सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के आपसे कह रहे हैं कुछ कि सांप्रदायिकता सदैव क्या करती है, सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है, उसे अपने असली रूप में निकालते हुए शायद लज्जा आती है। ठीक है, अपने असली रूप में निकलते हुए लज्जा आती है। मतलब आपको कोई व्यक्ति किसके अंदर सांप्रदायिकता की भावना है, क्या वो आपको दिखाई पड़ेगी? उसके चेहरे पे तो नहीं लिखा कि उसे शायद सामने बोलने में या समाज में, लेकिन पर्दे के पीछे क्या करेंगे, इसी सांप्रदायिकता की आड़ में लोगों को भड़काते हैं। और भारत में ऐसी घटनाओं को आप अक्सर कर देख सकते हैं, जिसे भारतीय समाज बखूबी से क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और अपने बीच के लोगों के बीच लड़ाई करता है। इसलिए देखेंगे कि वह संस्कृति की खाल ओढ़ कर क्या करे आती है। तो कह रहे हैं कि सामने निकलते हुए लज्जा आती है कि ये क्या है, इसे मनुष्य होने के नाते नहीं लड़ रहा है, मनुष्य होने के नाते नहीं लड़ रहा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। तो इस संस्कृति को एक हिंदू संस्कृति कह दें यहाँ और दूसरी मुस्लिम संस्कृति कह दें यहाँ पे, तो जो मुस्लिम का टैग लगा है इसी के आधार पर मानव के होने के नाते वो क्या है, उसकी कोई चीज़ उसके द्वेष भावना नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम के होने के नाते कि उस पर टैग लगा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, उसी संस्कृति की खाल ओढ़कर वो आती है। अगर आप देख सकते हैं भारतीय संदर्भ में भी, तो आप इस चित्र को बखूबी से समझ सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि अगर कम्युनिज्म की बात करें, कम्युनिज्म में अंडरस्टैंड योर कंट्री बिहाइंड लॉयल्टी ऑफ द वन रिलीजियस ग्रुप कह सकते हैं। जैसे हमने बात की, इट्स डिस्क्राइब एज ए टूल टू मोबिलाइज पीपल फॉर ए अगेंस्ट बाई राइजिंग एंड अपील ऑन कम्युनलिज्म लाइन्स। तो देख सकते हैं किस तरीके से राइजिंग निकलती है। मुंशी प्रेमचंद की ही लाइनें यहाँ कहीं ना कहीं फिट हैं। आप देख सकते हैं कि कम्युनलिज्म इज एसोसिएट, मतलब एक एसोसिएटेड है, और देखेंगे विद रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और डॉगमेटिज्म। तो देख सकते हैं कि एसोसिएट है रिलीजन के साथ, तो ठीक, और फंडामेंटलिज्म और डॉगमेटिज्म की बात हो रही है। साथ ही आप इसको भी देख सकते हैं, अगर वर्ड के संदर्भ में इसे देखना चाहें, पूरे विश्व के संदर्भ में देख सकते हैं कि द वर्ड कम्युनलिज्म इज यूज टू डिनोट अटेम्प्ट टू प्रमोट primarily religious stereotype between groups of people identified एज ए डिफरेंट कम्युनिटीज़। जी ठीक है, दूसरी संस्कृति को क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे। एंड द स्टिमुलेट वायलेंस बिटवीन दोज ग्रुप, मतलब दो, मतलब इस कृषि के लिए कम से कम दो ग्रुप होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए कम से कम। इट्स ड्राइवर इज नॉट फ्रॉम कम्युनिटी बट फ्रॉम टेंशन बिटवीन द रिलीजियस कम्युनिटीज। आप देखेंगे कि कम्युनल राइट्स जो होते हैं, कम्युनल राइट की बात होगी तो आप इंडिया के संदर्भ में समझ सकते हैं, आर द इंडिकेटर ऑफ क्या होगा, सोशियो कल्चर डिफरेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन द कम्युनिटीज। तो देख सकते हैं कि बिटवीन जो सोशियो कल्चर डिफरेंस होंगे वही बाहर निकलते हैं और आपस में क्या करेंगे, कम्युनिस्ट राइट करेंगे। और भारत में जो कम्युनल राइट हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, पार्टी से जुड़े हुए हैं और राजनीति से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हैं और संस्कृतियों से जुड़े हैं। और इसकी आड़ में बैठे हुए लोग बहुत सारे काम करते हैं, बाकी आपको पता है, देख सकते हैं। अगर हम कहें इनके कारण की बात करें, काज बिहाइंड कम्युनलिज्म क्या है, तो हिस्टोरिकल काजेज देख सकते हैं कि हिस्टोरी से जोड़ा जाता है धर्म, कि हमारा धर्म पहले आया, हिंदू धर्म ज़्यादा अच्छा है, मुस्लिम धर्म ज़्यादा अच्छा है, बहुत सारे कारण हैं। आप इसे एक कारण अगर पूछ दिया जाए आपसे कम्युनलिज्म कि आप क्या आप इसमें से सहमत हैं कि भारतीय एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बाद भी भारत में जो है सांप्रदायिक हिंसाएं होती रहती हैं, भारतीय संविधान के तहत मिले अधिकारों के बाद भी जो राइट्स हो रहे हैं, इसके समसामयिक संदर्भों को उदाहरण से ही चर्चा कीजिए। तो आप इनके कारण दिखा सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल कारण भी हैं, ठीक है, पॉलिटिकल काज भी दिखा सकते हैं, डेवलपमेंटल जो है पार्टीज मतलब उनके डेवलपमेंट को लेकर है। और आप देखेंगे अनहेल्दी इकोनॉमिक जो है कंपटीशन की बात, तो बहुत सारे रीजन हैं यहाँ, तो और 3 4 5 ही दिखाए गए, आप और भी दिखा सकते हैं। ये क्लियर नहीं है, इसे मैं अलग से वीडियो में बताएंगे, इसको आप अभी काट दीजिए क्योंकि ये पूरा साफ नहीं आ रहा था। इसमें हम बात करेंगे अब एनसीईआरटी के संदर्भ में। देख सकते हैं कि सांप्रदायिकता क्या होती है, तो हमने आपको बताया कि सांप्रदायिकता किसी धर्म,
ठीक है, धर्म के लोगों के बीच भाषा, रहन सहन, उपासना, पूजा विधियों को लेकर होती है। और मुंशी प्रेमचंद की तो आप देख सकते हैं सांप्रदायिकता का जहर कैसे फैलता जब होता है, इस चित्र से समझ सकते हैं। सांप्रदायिकता तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। ठीक, भारत में क्या था, भारत में पहले भी धर्म को भारतीय संविधान में या कहें प्रस्तावना में भी क्या था, धर्म को पहले नहीं जोड़ा गया था। आप देख सकते हैं धर्म शब्द ऐसा नहीं जुड़ा है। भारत में फंडामेंटल राइट में सभी धर्मों की बात की गई है और सभी धर्मों के संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 25 से 28 तक आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान में कहीं भी धर्म को राष्ट्र का आधार नहीं माना गया है। भारत में धर्म जो है आइडियोलॉजी के आधार पर है। पार्टियों में धर्म के आधार पर पार्टियां जो है, पार्टियों का जैसे कह सकते हैं कि पार्टियां क्या है, धार्मिक भावनाओं को भी अपनी पार्टी की विचारधाराओं में जोड़ती हैं। आप देख सकते हैं इतना है। पिछले अध्याय का अगर हम बात करें, अध्याय के उत्तरी आयरलैंड, तो आप देखेंगे उत्तरी आयरलैंड में हमने आपको बताया था कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो हुए थे। ठीक है, उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, पाकिस्तान के एग्जाम्पल देख सकते हैं कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत से ही फॉर्मेशन, एक स्टेट है, न्यू स्टेट देख सकते हैं। और समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण के रूप में होने लगती है। तो आप देखेंगे कि जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण के रूप में लेने लगती है, तब इसे आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि इसके अनुयायी क्या करेंगे, दूसरे धर्मावलंबियों। तो आप देखेंगे कि हमने आपको बताया था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर इस आधार पर हमला या इस आधार पर रंगभेद, इस आधार पर उस पर क्या है, हीन भावना या निकृष्ट तरीके से नहीं देखेगा जब तक उस पर क्या टैग नहीं लगा होगा, जब तक उस पर दूसरे धर्म का टैग नहीं लगा होगा, दूसरी जाति का टैग नहीं लगा होगा, दूसरी भाषा का टैग नहीं लगा होगा। क्योंकि भारत में भाषा के आधार पर क्या होते हैं, राइट होते हैं। आप मुंबई चले जाइए तो वहाँ क्या मिलेंगे, भाषा के आधार पर लोग लड़ते हैं। ये हमारे मुंबई हैं, ये मुंबई नहीं है, ठीक है, ये अलग स्टेट से हैं। साउथ इंडिया के अन्य हिस्सों में जाएंगे, जैसे आप बेंगलोर के हिस्से में कभी कभी ऐसी घटनाएं दिख सकती हैं, और नीचे जाएंगे तो वहाँ भी दिख सकती हैं। बंगाल जाएंगी तो आपको क्या करेंगे, वहाँ भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाषा या संस्कृति को लेकर लड़ते हैं लोग। हम देखेंगे जो तो धर्मावलंबियों के खिलाफ क्या करेंगे, मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब धर्म को, विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ मानने लगता। हमने कहा हमेशा एक धर्म दूसरे से जब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगता है, तब कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा सामने आती है। और ये हमेशा ऐसा होगा। आपसे बता दें, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का हिस्सा है धर्म, ठीक है। अगर हम धर्म की बात करें तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, तो धर्म को अगर बढ़ावा देना है तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अपनानी पड़ती है। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अपनाई जाएगी तो क्या होगा, थीसिस होगा, एंटीथीसिस होगा। तो आप देख सकते हैं कि धर्म का जब प्रचार प्रसार होगा तो क्या करेंगे, वो धर्म के प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं दूसरे धर्म को कुछ ना कुछ आधार बनाएंगे, और वही आधार क्या करेगा, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने करेंगे। वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार करेंगे, हमारा धर्म अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि हर व्यक्ति पूछता है, आप सामान लेने जाते हैं किसी दुकान पे, तो अगर दुकानदार कहेगा कि ये सामान अच्छा है तो आप पूछेंगे कि ये क्यों अच्छा है। इसी तरीके से धर्म है। जब धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 1913 में जब भारत में मिशनरीज आए थे, ठीक है, तो क्या किए थे, उन्होंने धर्म प्रचार प्रसार किया उन इलाकों में जहाँ जनजातियाँ निवास करती थीं। तो उन्होंने भी बताया कि ईसाई धर्म क्यों महत्वपूर्ण है। बाद में दारा सिंह बनाम भारत संघ के मामले में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का केस आया था कि जो है कहाँ, उड़ीसा के केस में, कि भारत में क्या है, आप किसी को भ्रम के आधार पर ब्रेन वॉश करके धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, और यही धर्म करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कुछ ना कुछ वीडियोज़ आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, नाम नहीं लूँगा, आप देखेंगे उनका कि वो किस तरीके से बात करते हैं। कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। ठीक है, आप कहेंगे कि जब अपनी मांगों को कोई एक धर्म क्या करेगा, अपनी मांग करेगा कि हमें यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मंदिर चाहिए, यहाँ मस्जिद चाहिए, यहाँ ये चीज़ चाहिए, हमारे लिए ये अधिकार होने चाहिए स्पेशल,
तो तब कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोग उस पर क्या करेंगे, प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप इसको देख सकते हैं, तो सांप्रदायिकता पर अगर आपको निबंध लिखना है तो आप निबंध भी लिखेंगे, क्योंकि ये से सांप्रदायिकता पर हमेशा कुछ ना कुछ पक्षों को लेकर लिखा जाता है। तो हम देखेंगे कि अगर कुछ क्रक्स के रूप में देख सकते हैं, किसी जाति धर्म विशेष की संप्रदाय को ही महत्वपूर्ण मानना अन्य जाति या धर्म के प्रति तिरस्कार का भाव उत्पन्न करने की सांप्रदायिकता कहते हैं। बाद में सांप्रदायिकता एक विचारधारा जो बताती है कि क्या है, समाज धार्मिक समुदाय में विभाजित है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आप धर्म से सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता का अंतिम लक्ष्य जो है, सेंटर है, जो मूल केंद्र है, वो क्या है, धर्म है। ठीक, चाहे भाषा जुड़ी हो, चाहे संस्कृति जुड़ी हो, चाहे अन्न रहन सहन जुड़ा हो, लेकिन उन क्या करेंगे, वो सभी चीज़ें अंततः धर्म के रूप में आइडेंटिफाई होती हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिखें। इसके साथ ही आप देखेंगे इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो इस स्थिति और विकट होने लगती है। तो देख सकते हैं कि जब राज्य, मतलब कोई राज्य जिसने अपने राज्य में क्या है, अपने संविधान में धर्म को क्या है, हिस्सा बता दिया है, संविधान में धर्म का मतलब धर्म जो है हिस्सा है कह सकते हैं, तो क्या हो, इस्तेमाल एक धर्म के पक्ष में करने लगते हैं। अगर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो आप श्रीलंका का ले सकते हैं। ठीक, आप श्रीलंका को ले सकते हैं। श्रीलंका में क्या था, जब हुआ तो वहाँ पे तमिल अन्य ईसाई लोग थे, तो सीएल या बौद्ध समुदाय के लोगों को क्या था, वहाँ के संविधान में जो है वरीयता दे दी गई। अन्य धर्मों या अन्य संस्कृति अन्य लोगों को क्या किया, वहाँ पे जो है बाइकाट या उनको वरीयता नहीं दी गई। इसको लेकर वहाँ गृह युद्ध की स्थिति होने लगती है। या तो आपका धर्म या आपका संविधान सभी लोगों के साथ जो है समान भाव रखे, या फिर सभी धर्मों को क्या करे, सम्मान दे दे, या सभी धर्मों को संविधान में लिखित रूप से दे दिया जाए। ये सभी धर्म भारत के संविधान के हिस्सा हैं। तब मतलब अन्य देशों के संविधान का हिस्सा, भारत के संविधान में धर्म नहीं है, याद रखिएगा। तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरीके से जोड़ना सांप्रदायिकता है। तो आप कहेंगे कि अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ से एक तो पीटी के भी कुछ क्वेश्चन याद रखते हैं कि देख सकते हैं कि राजनीति को धर्म से इस तरह से जोड़ना या धर्म के पक्ष में होने लगता है। तो पीटी के क्वेश्चन आपको पीछे छूटे हैं, देख सकते हैं आप। हम बात करेंगे कि आप इसमें से सहमत हैं कि धर्म से राजनीति को इस तरह से जोड़ना सांप्रदायिकता है। ठीक है, जो है राजनीति से धर्म को जोड़ना जो है सांप्रदायिकता है। कि आप इसमें से सहमत हैं, इस कथन से सहमत हैं, आप समसामयिक उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। ठीक है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। सांप्रदायिकता को सीधे सामने आने में लाज आने लगती है, इसलिए वो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर सामने आती है। एक बार हमने कहा संस्कृति ओढ़कर आती है, दूसरी बार हमने आपको कहा राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ने। तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को कि सांप्रदायिकता को सीधे सामने आने में लाज लगती है, तो इसलिए वो राष्ट्रवाद का नाम लेकर चोला ओढ़ कर आते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। तो राष्ट्रवाद, सभी लोग जिस देश में लोग रहते हैं, अगर वो अपने आप को राष्ट्रवाद का नारा नहीं देते हैं तो बस जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को उस देश का हिस्सा नहीं बताते हैं। या जैसे आप देखेंगे कई ऐसे देश हैं जहाँ क्या करते हैं, वो अलग देश की फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो वो अपने आप को राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ते हैं। भारत में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रवाद नहीं कहता है, धर्म किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का हो, तो उसे राष्ट्रवाद की, हम राष्ट्रवाद को नहीं मानते या राष्ट्रवाद, इस राष्ट्रवाद को नहीं मानते, समझ में आता है, लेकिन हम राष्ट्रवाद को ही नहीं मानते, वहाँ पे क्या होगा, वो देश का नागरिक कहलाने लायक नहीं कहा जाएगा। याद रखिएगा, हम बात करेंगे सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति की बात हो रही, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ से क्वेश्चन आप बना लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करती है। चर्चा कीजिए, क्वेश्चन फॉर्मेशन हो रहा है, याद रखिएगा। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है।
ठीक है। जब भी आप इसको लिखेंगे तो आप इसको फिर पॉइंट आउट लिखेंगे, पहले क्या होती है आप लिखेंगे एक पैराग्राफ में इसके क्वेश्चन को साफ, फिर देखेंगे कि फिर इसको लिखेंगे। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोग के आपसी मतभेद समुदाय के जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। आप देख सकते हैं कि उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों को आपसी मतभेद समुदाय के जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। इस सोच में यह बात भी शामिल है, याद रखिएगा कि मौलिक हित एक जैसे हों तो समुदाय के लोग आपसी मतभेद समुदाय अहमियत नहीं रखते हैं कि आप एक मौलिक हित तो समुदाय में कोई उनकी अहमियत, ऐसे समुदाय जीवन में लोगों की मतभेद अहमियत नहीं रखेंगे। इसी सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। तो आप देख सकते हैं कि किसी धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच को कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होगी। ठीक, अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग हैं और उनके टकराव भी होंगे। तो इसे देख सकते हैं कि सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उनमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्म के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। तो आप याद रखिएगा कि सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ेगी तो मतलब जब क्या होगा, ग्रुप में 2 लोगों 4 लोग 6 लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो अब यह विचार उन पे आपस में जुड़ने लगेगा, वो ग्रुप बनने लगेगा सांप्रदायिक लोगों का, और दूसरे धर्मों के अनुयायी एक राष्ट्र में समान नागरिक तौर पर नहीं रह सकते। वो दूसरे धर्मों पे ऐसे क्या करें, कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर वार करेंगे। सांप्रदायिक राइट हो सकता है, कुछ कम्युनल राइट करें, हो सकता है विचारधारा से आधार पर करें, शुरुआत होगी। क्योंकि किसी भी कम्युनल राइट या जो देखें सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं वो एक विचारधारा से शुरू होती है, एक क्या होती है, एक शीत युद्ध कहें कोल्ड वार से शुरू होती है, फिर वो धीरे धीरे कम्युनल राइट में बदलती है। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोग को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा, या तो वो इसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, या तो वो एक्सेप्ट करें या फिर क्या करें, वर्चस्व में उनके रहना होगा, फिर उन अलग या फिर उनके लिए एक अलग राष्ट्र बनाएं। तो आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान का जब निर्माण होता है तो इसी तौर पर शुरू होता है कि उनके समुदाय के लोगों को क्या, या तो उनको वर्चस्व रखते नहीं रख पाए, मतलब सांप्रदायिक दंगे जब भड़कना शुरू हुए जिन्ना और उनकी पार्टी के संदर्भ में देख सकते हैं, ग्रुप के संदर्भ में। इसके बाद फिर क्या हुआ, भारत में अन्य देख सकते हैं जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने भी कुछ इस पे अपने विचार दिए, तो फिर धीरे धीरे उनको मनाया भी गया कि उन पे क्या वर्चस्व नहीं साधा गया, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिश की गई। गांधी जी पूरा जोर लगा चुके थे, लेकिन फिर भी अंततः भारत के पाकिस्तान निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं उनके लिए अलग राष्ट्र अंततः बना। इसी आधार पर कहा गया कि दूसरे समुदाय के वर्चस्व में उन्हें रहना होगा। तो ऐसा स्थान अब भारत और पाकिस्तान का जब फॉर्मेशन होता है तो पाकिस्तान के निर्माण में आप देखेंगे वहाँ एक खास समुदाय को धर्म का संविधान में हिस्सा दिया गया, दूसरे अन्य धर्मों को क्या है, हिस्सा है, लेकिन देख सकते हैं कि उनको इतनी वरीयता नहीं दी जाती है। तो उनको कहीं ना कहीं उनके प्रभाव में या उनके वर्चस्व में उनको रहना होता है, उनके लिए अलग राष्ट्र। फिर अगर बात करें यहाँ पाकिस्तान के संदर्भ में ये बात खत्म हो जाती है। फिर हम बात करें अगर वो अलग राष्ट्र अगर वो नहीं रह सकते तो उनके लिए अलग राष्ट्र होगा बनाने की मांग हो सकती है, ऐसी बात देख सकते हैं। यह मान्यता अगर हम इस लाइन की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो है ऐसी बातें अपने कश्मीर में कई बार उठी कि अलग राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन भारत में क्या था, ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ क्या था, भारत का हिस्सा या अभिन्न अंग है उसको लेके, और उसमें भारत का आप देखेंगे अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया, उसे केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ की कुछ शासन व्यवस्था अच्छी नहीं चल पा रही थी। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हों, ठीक है। आप देखेंगे यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है कि एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हों। मतलब है कि एक ही धर्म है, ठीक है, मान लीजिए एक हिंदू धर्म है, आप देखेंगे कि उन धर्म के सभी लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हों, ये बिल्कुल संभव नहीं है। अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, देख सकते हैं। तो यही संभव नहीं कि हर व्यक्ति
कई तरह की भूमिका निभाता है, हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान कहेंगे अलग अलग होती है। आप देख सकते हैं कि अगर एक ही धर्म का है तो उसकी हैसियत, उसकी पहचान के आधार और अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह की बात होगी, क्या करेंगे, तरह तरह के विचार के लोग होते हैं। आप इनको पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं कि इन सभी को क्या होगा, अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना, उसे समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना। तो आप देख सकते हैं कि उनकी विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। ऐसे देख सकते हैं सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण करती है। आप इसे भी देखेंगे कि सांप्रदायिकता, इसे हमने अलग से इसलिए डाला है कि आप इस पर टिप्पणी लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन लगें कि क्या आप इस मत से सहमत है, क्या आपकी राय में सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण करती है, समसामयिक उदाहरणों से चर्चा कीजिए। या फिर आप लिखें कि सांप्रदायिकता क्या होती है, क्या सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण करती है। ठीक है, आप टिप्पणी कीजिए, जैसा क्वेश्चन आपको बनाना चाहें वैसे बना लीजिए। आप क्वेश्चन बन रहा है कि सांप्रदायिकता की सबसे आम बात करें, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में ही दिख जाती है। आप बात करें अगर कि सांप्रदायिकता की अगर बात करें तो सांप्रदायिकता आपके दैनिक जीवन में दिख जाएगी। आप घर से निकलेंगे और लोगों से जैसे से मिलते जाएंगे, आपके आधार पर जैसे आपको लोगों को देखकर क्या बनेंगे, विचार बनेंगे, वही आपकी सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति बनती चली जाएगी। हम बात करें इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह होंगे, धार्मिक समुदाय के बारे में बनी धारणाएं होंगी, या एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। ऐसी आप व्यक्ति को देखकर आपके मन में ही ऐसी धारणाएं उपजेंगी। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर ऐसी धारणाएं उपजे। ठीक, तो देख सकते हैं कि दोनों तरफ से उपजेंगी कि दैनिक जीवन में किस तरीके से होती हैं। ये चीज़ें इतनी आम हैं कि इन्हें आप पहचान नहीं सकते। आपका माइंड कब इस पे सोच जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे देखेंगे, फिर आपके मन में एक सांप्रदायिकता का उपज धारण होगा अगले व्यक्ति को देखकर। ठीक है, कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते जब तक हमारे अंदर ही बैठी होती हैं वो। तो आप इसे देख सकते हैं इस संदर्भ में कि किस तरीके से सांप्रदायिकता जन्म लेती है, कि सांप्रदायिकता का बीज आपके अंदर है, आप उसे देखते हैं, विचार आया चला गया, व्यक्ति निकल चुका है, सांप्रदायिकता का बीज आपके अंदर रह गया, फिर आपने आगे देखा तो आपको दूसरी सांप्रदायिकता आपके अंदर उपजेगी। तो आप देख सकते हैं सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। ठीक है, आप देखेंगे सांप्रदायिकता हमेशा अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व, तो भारत में राजनीतिक पार्टियों को आप देख सकते हैं कि धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व कैसे स्थापित होता है सांप्रदायिकता के आधार पर। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टाइम जो पार्टी रूलिंग पार्टी में है वही सांप्रदायिकता कर रही है, नहीं। पहले की पार्टियां भी, अगर शुरुआत संविधान की बात करें, जब संविधान शुरुआत हुई पहली सरकार भी सांप्रदायिकता के आधार पर काम करती आई थी। ठीक है, अगर ऐसा ना होता तो भारत में इतने ज़्यादा तो उनके लिए काम करती या उनके हिसाब से काम करती। जब उन्होंने उनके लिए काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो भी सांप्रदायिकता की आड़ में अपनी रोटी रोजी सेकते रहे कुर्सी के लिए। तो देख सकते हैं कि जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, अब हम बात करेंगे कि जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद के रूप में लेती है। तो आप देख सकते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के ये होते हैं, उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। आप इसे देख सकते हैं कि विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की क्या होगा, इच्छा का रूप उनके अंदर जन्म लेगा। तो कैसे कैसे लेगा कि पहले सांप्रदायिकता क्या करेगी, धार्मिक समुदाय को इकट्ठा करेगी, फिर उसको राजनीतिक प्रभुत्व देगी, फिर क्या करेगी, फिर बहुसंख्यक के रूप में क्या करेगी, जो अल्पसंख्यक समुदाय के होंगे उनको क्या करेगी, या तो अलग इकाई बनाएगी कि इनको अलग इकाई बना दिया जाए, और आपका ये माइंड स्वयं क्रिएशन करेगा, फिर दूसरे के लोगों के माइंड में क्रिएशन करेगा, फिर क्या करेगा, या तो उनको एक अलग इकाई यूनिट स्थापित कर देगा और हम अलग इकाई हैं। इस रूप में काम सांप्रदायिकता करती है। इसके बाद कर सकते हैं, ये है हमारे फैज अहमद फैज ने लिखी एक लाइन, आप अपने जीवन में भी इसे फॉलो करते हैं। हम तो ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद
खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। देख सकते हैं कि जो सांप्रदायिकता है वो आपके मन में छुपी हुई है, आपके अंदर छुपी हुई है, बस निकलती तभी आपके अंदर से बाहर है जब आप किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, किसी खास किस्म की संस्कृति की पहचान कर, किसी खास खान पान के आधार पर पहचान कर, किसी खास क्या भाषा के आधार पर पहचान करेंगे, फिर आपके अंदर से क्या निकलेगी, उस सांप्रदायिकता बाहर निकलेगी, छिपी आपके अंदर है। ध्यान रखते हैं तो वही चीज़ है, आप इसे देख सकते हैं इस रूप में। बाद में हम देख सकते हैं कि सांप्रदायिकता धार्मिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। आप दूसरे पॉइंट के रूप में आए हैं अगले पॉइंट में, तो सांप्रदायिकता के आधार पर देख सकते हैं कि राजनीतिक गोलबंदी, ठीक है, तो एक राजनीतिक गोलबंदी की जाती है किसी अन्य समुदाय के प्रति। सांप्रदायिकता का ये दूसरा रूप है, ठीक है। आप देखेंगे कुछ छोटा सा समूह होगा या अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज कह सकते हैं, या कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, या कुछ भाषा संस्कृति के आधार पर होंगे, उन्हें सांप्रदायिकता के आधार पर उन्हें क्या, उनकी घेरेबंदी होगी, गोलबंदी होगी। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीक, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के क्या करेंगे, मन में डर बैठाने के तरीकों का उपयोग बहुत आम बात है। तो आप देखेंगे जिस इनके प्रति आप जब घेराबंदी करेंगे तो एक जो बड़ा समूह है ये क्या करेंगे, इसमें जो लोग हैं इनके अंदर जो इस सांप्रदायिकता का जन्म देने वाला कोई व्यक्ति होगा, किसी कहीं से जिस यहाँ से जन्म हुई होगी, तो क्या करेंगे, वो अपने धर्म के पवित्र प्रतीकों का उदाहरण अपने लोगों को देंगे, धर्म गुरुओं का उदाहरण देंगे, भावनात्मक अपील करने की कोशिश करेंगे, अपने ही लोगों के क्या करेंगे, मन में डर बैठाएंगे, और तरीकों का उपयोग बहुत आम बात है। और भारत में ऐसी बात देखेंगे अल्पसंख्यक समुदाय के समूह में, अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय की, खुलकर बोलते हैं कि मुस्लिम समुदाय में आपको देखने के मिलेगा, वहाँ क्या करेंगे, उन्हें लगता है, उन्हें डराया जाता है कि हम अल्पसंख्यक हैं, जबकि भारतीय संविधान उन्हें अल्पसंख्यक रूप में समान संरक्षण, जो एक बहुसंख्यक को अधिकार मिले हैं वही अधिकार उन्हें मिले हुए हैं। आप वही काम कर सकते हैं जो बहुसंख्यक कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी उनके क्या करेंगे, उन्हें पवित्र प्रतीकों के हिसाब से, धार्मिक गुरुओं के आधार पर, भावनात्मक अपीलों के आधार पर लोगों के मन में डर बैठा देते हैं। कहीं ना कहीं ये ब्रेन वाश का रूप है। आप देख सकते हैं उनके माइंड को डिनोट मतलब साफ कर दिया जाता है कि समाज में एक अच्छी संस्कृति का जो विकास उनके मन पनपता है वो धीरे धीरे क्या है, जब वो धर्म के छत्र छाया में आ जाते हैं, धर्म गुरुओं की छत्र छाया में आ जाते हैं, या भावनात्मक अपीलों की छत्र छाया में आ जाते हैं। क्योंकि जब वो पवित्र प्रतीकों को मानता है, अपने धर्म को मानता है, तो भावनात्मक अपील तो करनी ही नहीं चाहिए, भावनात्मक अपील तो उसके अंदर ऑटोमेटिक है। और आप देखेंगे अपने ही लोगों के मन में क्या करेगा, डर बैठाएंगे। इन तरीकों का उपयोग करके फिर क्या करेंगे, वही धर्मगुरु साइड होते हैं, ठीक है, किसी भी धर्मगुरु हो, चाहे हिंदू मुस्लिम अन्य, फिर आपस में लोग लड़ते हैं। तो आप देखेंगे ये आप लाइन अलग से भी जोड़ सकते हैं। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उन्हें उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जा सकते हैं। आप देखेंगे कि चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं, आप देखेंगे चुनावी राजनीति होगी तो एक धर्म के मतदाताओं को क्या करेंगे, भावनाओं को या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर उठाए जाते हैं। क्या करते हैं कि हम अगर आ गए तो हम क्या करेंगे, इस धर्म के लोगों के लिए ये काम कर देंगे, और कभी कहेंगे हम इनका कुछ खास, या कभी कर्ज माफ, या इनके लिए साइकिल देंगे, या इनके लिए हम रेडियो टीवी देंगे, कंप्यूटर देंगे, इनकी कन्याओं को पढ़ावे, मतलब खास किस्म की बात करेंगे कि उनकी खास धर्म को, कि उनकी बेटियों को, उनके बच्चों को या उनको ये सुविधाएं देंगे। कहीं ना कहीं अगर वो सुविधाएं उन्हें देनी हैं तो वो सुविधाएं अगर देख सकते हैं कि अगर वो सोचने में सक्षम हो इस बात को लेकर कि किसी धर्म को लेकर ही क्यों, क्योंकि जब इनकी सरकार बनेगी तो वो पूरे देश की या पूरे राज्य की सरकार होगी, हर व्यक्ति उस क्या है रूलिंग उस पर शासन करेगा या वो उन पे शासन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो भी नीतियाँ बनेंगी वो हर व्यक्ति के समूह के लिए होनी चाहिए, हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, जो लाभ है उस उम्र के, चाहे कन्याओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हों, किसी खास किस्म की एक धर्म को पहचान कर जब ऐसी राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार प्रसार करती हैं तो कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिकता को ही बढ़ावा देती हैं। आप इसे लिख सकते हैं। इस संदर्भ में कई बार हम बात करेंगे कि सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप आप देखेंगे कि लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा करेंगी, दंगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, दंगा और नरसंहार भी करती हैं, विभाजन, ऐसे आप
राइट्स भारत में कई जगह देख सकते हैं। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आप देखेंगे आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। आप देखेंगे कई जगह पे ऐसी हिंसा हुई है। आप चाहे गुजरात हो, चाहे कलकत्ता बंगाल हो, चाहे यूपी हो या अन्य बिहार हो, ठीक, अन्य हिस्से हों, आप देख सकते हैं इन्हें। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे धर्म निरपेक्ष शासन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंद्रास सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर। ओके, बाय बाय, गुड बाय।